गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हमने देखा था कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम कौन कौन से वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन का मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और इनको हम प्रमुख रूप से सब्जेक्ट के स्थान पर कहाँ लेते हैं। इस प्रकार हमारे एक सेंटेंस में जितनी भी चीज़ें काम में आती हैं उसमें हमने सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया है और आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। डूअर या तो काम को करने वाला या जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कल मैंने आपको एक शब्द बोला था लास्ट वीडियो में, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का मतलब है जोड़ने वाली क्रियाएं और हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायक क्रियाएं। हम इनको अलग अलग करते हैं, अलग अलग समझेंगे आज हम। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है और लिंकिंग वर्ब जोड़ने वाली क्रिया होती है। दोनों की मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर करूंगी। हेल्पिंग वर्ब is, am, are, was, were, has, have, do, does, will, shall इत्यादि होते हैं। अब will shall की हम बात करें, will, shall, can, would, ये मॉडल के रूप में हेल्पिंग वर्ब में काम आते हैं। इनको हम मॉडल के रूप में भी जानते हैं। will, shall, would, should, could, can और to, इनको हम मॉडल के रूप में भी जानते हैं। हम लिंकिंग वर्ब की बात करेंगे। लिंकिंग वर्ब में देखिए बिकम, सीम्स, अपीयर, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताती हूँ, इज, एम, आर, वाज, वर, इनको हम बी टाइप वर्ब भी कहते हैं। क्यों इनको हम बी टाइप वर्ब कहते हैं? क्योंकि ये हमें बताती हैं होना या ना होना। सीता इज आ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर सीता सुंदर लड़की है, पॉजिटिव बताया इसने। शी इज नॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर नकारात्मकता की स्थिति बता दी। होना ना होना, राम इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर इज अ टीचर, ये होना ना होना ये क्रियाएं बताती हैं, इसलिए हम इनको इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इनको हम बी टाइप वर्ब के रूप में भी जानते हैं। लिंकिंग वर्ब, यू सीम सैड, यू अपीयर सैड, ऐसा लगता है कि तुम दुखी प्रतीत हो रहे हो, दुखी दिख रहे हो, तुम कमजोर लग रहे हो। यू अपीयर वीक सिंस लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से बड़े कमजोर दिख रहे हो तुम। तो ये जो है ये लिंकिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास आती है, हम आगे चलते हैं जब एक वाक्य रचना के अंदर, तो आगे आता है सिंटैक्स की बात करते हैं, तो आगे हमारे पास आता है वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब को मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ, दोबारा मैं आपको बता रही हूँ। एक्शन वर्ब, जिसके बारे में जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब एक्शन वर्ब होती हैं। संसार में जितने भी काम हो रहे हैं, लिखना, पढ़ना, सोना, रोना, बोलना, हंसना, टूटना, फूटना, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब में आ रहे हैं। मैं बीए कर रही हूँ, यहाँ पर करना, मैं बीए कर रही हूँ, यहाँ पर ये जो करना है ये हमारा मेन वर्ब का काम करेगा। और करने के लिए हम, आपको पता है, डू और डस का प्रयोग करते हैं। डू, डिड, डन, ये इनकी थर्ड फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू टेंसेस। अगले वीडियो में, उससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टेंस के हिसाब से हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता रही हूँ डू। डू मीन्स करना। आप ये कहेंगे कि मैं रात को 1 गिलास दूध पीती हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं रात को 1 गिलास दूध पीती हूँ। तो यहाँ पर ये पीना शब्द जो हो गया, ये हो गया आपका वर्ब का कार्य कर रहा है, आपकी आदत को बता रहा है, आपके कार्य को बता रहा है। मैं इंग्लिश जानती हूँ, अब यहाँ पर कौन सा वर्ड ऐसा है, कैन यू इमेजिन, कौन सा वर्ड ऐसा है जो वर्ब का काम कर रहा है? यस, नो, मैं इंग्लिश जानती हूँ। ये जानना जो है ये आपके लिए मेन वर्ब का कार्य करेगा। इस प्रकार से हम मेन वर्ब पर पहुंच गए। अब हम बात करेंगे बेटे ऑब्जेक्ट।
आप अब तक यही पढ़ते आए हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सीढ़ी पर जब हम जाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे बेटा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इन हिंदी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्म। जब कर्ता कोई काम करता है, कर्म की डेफिनेशन देखिए कि जब कर्ता कोई काम करता है तो किसी चीज पर प्रभाव पड़ता है, उस चीज को हम कर्म कहते हैं। यहाँ वर्ब नहीं है कर्म, यहाँ पर वो चीज है, वो व्यक्ति है। मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको किताब दी, मैंने तुमको किताब दी। तो यहाँ पर मैंने तो हो गया सब्जेक्ट बच्चों, और दी हो गया, देने का काम किया, ये हो गया वर्ब आपको सामने। अब यहाँ पर किताब और तुमको, हमारे पास दो शब्द और बच गए जिनको हमें पहचानना है कि ये क्या है। किताब मेरे पास से तो पहुंच गई आपके पास, किताब के ऊपर तो ये प्रभाव पड़ा, और तुमको, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गए, तुमको और किताब। किताब वस्तु का नाम है और तुमको एक प्रोनाउन है यानी कि यू। तो अब इस प्रकार हम देखते हैं एक वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर या तो किसी वस्तु का नाम आ जाता है और या ज्यादातर प्रोनाउन आते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट के लिए हम या तो ज्यादातर संज्ञा, सर्वनाम, वस्तु का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम इन ऑब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं तो वो हो जाती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम यदि वहां आ जाता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और यदि किसी वस्तु का नाम आ जाता है, संज्ञा आ जाती है केवल, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे अभी अभी वाक्य में मैंने बोला था, मैंने तुमको किताब दी, तो किताब तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तुमको हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसकी बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, इनका स्थान मेन वर्ब के बाद होता है, लेकिन कभी कभी हम इन स्थानों को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और रूल लागू हो जाता है, आई गेव यू ए बुक। तो पहले मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है यू को, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं ले गई हूँ पीछे। लेकिन देखिए, मैं इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब पीछे ले जाऊंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाऊंगी, तो मैं देखिए क्या चेंज कर रही हूँ, आई गेव ए बुक टू यू। तो यहाँ मैंने टू का प्रयोग कर दिया है, टू यू, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग और कर दिया है, मैंने किताब तुमको दी। तो यहाँ पर जब इनडायरेक्ट, वैसे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग सेंटेंस में पहले किया जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में किया जाता है, लेकिन यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में करना चाहते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करना चाहते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमें एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। आई होप सबको ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे आपने पढ़ा था प्लस अदर वर्ड्स। अब ये अदर वर्ड्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं बेटा? अदर वर्ड्स में मोस्ट प्रोबेबली एडवर्ब का काम किया जाता है। ज्यादातर एडवर्ब टाइम बताने वाले, स्थान बताने वाले, समय बताने वाले शब्द आते हैं, या जो और अतिरिक्त वर्ड्स होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैंने अभी बताया आपको सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और आगे की जब मैं बात करूंगी अदर वर्ड्स की तो मैंने आपको वो भी बता दिया है कि ये किसको कहते हैं। इस तरीके से एक हमारे ये वाक्य की रचना शुरू हुई। इनमें यदि किसी
क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं कि मैडम सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या आता है, अदर वर्ड्स में क्या आता है। अगर हमारे सामने इन चीजों की क्लियर पिक्चर है तो यू कैन फॉर्मुलेट very easily your own sentences and you can speak English very easily. आज के लिए इतना ही। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। पहले अभी हमने देखा है कि एक वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं, इनका कहाँ क्या स्थान होता है।